नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। अध्याय 8 ले रहे थे हम सजीवों की प्रमुख क्रियाएं। पोषण की बात हम कर चुके हैं बच्चों। श्वसन आज लेंगे, मानव में श्वसन। हम बात कर रहे थे मानव चूंकि इस पृथ्वी का सबसे विकसित जीव है, इसलिए इसके अंदर श्वसन तंत्र भी सुविकसित होता है। जिस प्रकार से पाचन तंत्र सुविकसित था इसके अंदर, वैसे ही श्वसन तंत्र भी सुविकसित होता है। किन किन अंगों से मिलकर बना है ये श्वसन तंत्र जानते हैं हम एक पीपीटी के माध्यम से। आपकी स्क्रीन पर श्वसन तंत्र कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है बच्चों। ये हमारे शरीर में श्वसन तंत्र मिलकर बना हुआ है किन किन अंगों से। नासा छिद्र, एक जोड़ी नासा छिद्र होते हैं। नासा मार्ग, ग्रसनी, वायुकंठ, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, अंतस्थ श्वसनिका और कूपिका। तो देखिए यहां सबसे पहले बच्चों नाक में हमारे एक जोड़ी नासा छिद्र उपस्थित होते हैं जो कि पीछे की ओर नासा गुहा में खुलते हैं। नासा छिद्र के पीछे क्या होती है? नासा गुहा है। अब नासा छिद्र की दीवार में भी और नासा गुहा में भी श्लेष्म ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। इन ग्रंथियों का काम क्या होता है बच्चों? श्लेष्मा यानी एक चिपचिपा सा पदार्थ स्त्रावित करती हैं। ये इस पदार्थ की सहायता से दो काम होते हैं। एक काम तो ये होता है कि ये जो मार्ग है वो हमारा नम बना रहता है, कुछ गीला सा बना रहता है। और दूसरा जो वायु प्रवेश करेगी नासा छिद्र के द्वारा, उसमें यदि सूक्ष्म जीव उपस्थित है, कोई धूल के कण उपस्थित हैं, तो वो यहाँ चिपक करके रह जाते हैं। इसके बाद जो आगे वायु प्रवेश करती है शरीर में, वो वायु क्या होती है? शुद्ध होती है। उसके बाद ये जो नासा छिद्र और नासा गुहा है वो नासा मार्ग के द्वारा बच्चों आगे वायु कंठ में खुलते हैं, जिसे यहाँ पर आप देखिए ये जो है LARYNX लेरिंग्स जिसे कहा गया है वो कहलाता है हमारा वायु कंठ। अब वायु कंठ में जब खुलता है ये मार्ग, वायु कंठ का काम क्या होता है बच्चों? ये देखिए ऊपर की तरफ ये जो ग्रसनी है, वायु कंठ के ऊपर है ग्रसनी, ग्रसनी को नीचे की तरफ है श्वास नली से जोड़ने का काम करता है हमारा वायु कंठ। ये क्या है? वायु कंठ। ऊपर है ग्रसनी और नीचे है श्वास नली, तो दोनों अंगों को जोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ इस वायु कंठ की ये भी खूबी है कि इसका मुख्य काम है ध्वनि का उत्पादन करना। अब ये जो श्वास नली आपको दिखाई दे रही है बच्चों, इसमें कुछ संरचना पर ध्यान दीजिए आप। सी आकार के बने हुए उपास्थि के कुछ छल्ले होते हैं इस पूरी श्वास नली में, जिनका काम क्या है? जिनका काम ये होता है कि हवा ना होने पर, वायु की अनुपस्थिति में श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। ये जो उपास्थि के बने हुए छल्ले हैं। श्वास नली जो है वो आगे की तरफ वक्षीय गुहिका में देखिए, एक तरफ इधर हमारे बाएं फेफड़े और दूसरी तरफ ये दाहिने फेफड़े की तरफ चली जाती है। यानी श्वास नली विभाजित हो जाती है दो भागों में। ये जो विभाजित हो गया, फेफड़े में जो भाग इसका प्रवेश करता है बच्चों, उसे हम कहते हैं श्वसनी। श्वास नली दो श्वसनी में विभाजित हो जाती है। उसके बाद आप दाहिने फेफड़े में ध्यान दीजिए, ये जो श्वसनी है ये आगे और पतली पतली नलिकाओं में विभाजित हो गई है। इन नलिकाओं को हम श्वसनिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनिकाएं कहते हैं। ये श्वसनिकाएं अंतिम सिरे पर एक गोलाकार संरचना में समाप्त होती हैं, जिसे हम कूपिका या वायु कोश कहते हैं। इन वायु कोशों में ही गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य भी यहीं से किया जाता है। उसके बाद संबंधित हैं श्वसन तंत्र से ये हमारे फेफड़े। फेफड़ों की बात करें तो एक जोड़ी
फुफ्फुस स्थित होते हैं फुफ्फुसीय गुहा में, और इनके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है बच्चों, जिसे हम फुफ्फुस आवरण कहते हैं। फुफ्फुस पर जो आवरण है फुफ्फुस आवरण कहलाता है। स्पंजी होते हैं ये फेफड़े और गुलाबी रंग के होते हैं। दाहिना फेफड़ा यानी सीधी तरफ वाला फेफड़ा जो है वो कुछ लंबा होता है, जबकि बायां फेफड़ा कुछ छोटा होता है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण संरचना होती है बच्चों हमारे श्वसन तंत्र में, डायफ्राम। डायफ्राम जो है वक्षीय गुहा का निचला फर्श एक गुंबद के आकार के पतले पट्टे से बंद रहता है। उस पतले पट्टे को हम डायफ्राम कहते हैं। सांस अंदर लेने और सांस बाहर छोड़ने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम श्वसन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसकी भूमिका का अध्ययन करेंगे। अभी हम सबसे पहले इस श्वसन तंत्र का अध्ययन करने के बाद जो इसके मुख्य मुख्य अंग हैं बच्चों, उनके बारे में कुछ थोड़ा सा आउटलाइन नोट करेंगे। आइए लौटते हैं अपनी क्लास में। बात हम कर रहे हैं मानव में श्वसन की, तो श्वसन के प्रमुख अंग कौन से हैं? श्वसन के प्रमुख अंग कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा। नासा छिद्र, जो कि नासा मार्ग से जुड़े रहते हैं। नासा मार्ग के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद वायुकंठ, जिसे हमने क्या कहा था? लैरिंग्स अंग्रेजी में। वायुकंठ जो है वो श्वास नली से जुड़ा रहता है। श्वास नली आगे जाके विभाजित हो जाती है दो श्वसनी में, और ये श्वसनी फिर से आगे विभाजित हो जाती है श्वसनिकाओं में। श्वसनिकाएं जो है वो आगे की तरफ, जो इनका अंतिम सिरा है अंतस्थ श्वसनिका, जो कि समाप्त होती है कूपिका में जाकर, जिसे कूपिका को हम वायु कोश भी कहते हैं। नासा छिद्र, नासा मार्ग, ग्रसनी, वायुकंठ, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं, अंतस्थ श्वसनिका और कूपिका। एक एक करके यदि हम इन अंगों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें, नासा छिद्र तथा नासा मार्ग। एक जोड़ी नासा छिद्र उपस्थित, जिनके पीछे नासा गुहा उपस्थित रहती है। अब नासा छिद्र की दीवारों तथा नासा गुहा द्वारा श्लेष्मा स्त्रावित की जाती है। यह श्लेष्मा क्या करती है? दो कार्य करती है। एक तो मार्ग को नम बनाती है, और दूसरा
वायु में उपस्थित सूक्ष्म जीव व धूल कण को चिपका देती है। वहीं रुक जाते हैं बच्चों, ये आगे जाने से रह जाते हैं और इस प्रकार आगे प्रवेश करने वाली वायु शुद्ध होती है। नासा गुहा, नासा मार्ग द्वारा कहाँ खुलती है? वायु कंठ में खुलती है। इतनी बात हो जाती है बच्चों नासा छिद्र और नासा मार्ग की कि एक जोड़ी नासा छिद्र उपस्थित होते हैं जिनके पीछे नासा गुहा उपस्थित रहती है। नासा छिद्र की दीवारों के द्वारा और नासा गुहा के द्वारा श्लेष्मा स्रावित की जाती है। जो श्लेष्म ग्रंथियां यहाँ उपस्थित होती हैं वो श्लेष्मा स्रावित करती हैं। ये श्लेष्मा न सिर्फ श्वसन मार्ग को नम बनाती हैं बल्कि सांस में वायु में उपस्थित सूक्ष्म जीव और धूल के कणों को भी वायु से अलग कर देती हैं। नासा गुहा आगे नासा मार्ग के द्वारा वायु कंठ में खुलती है। आगे लेते हैं बच्चों हम वायु कंठ और श्वास नली। वायु कंठ तथा श्वास नली। कंठ ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है क्योंकि दोनों के मध्य में स्थित है वायु कंठ। वायु कंठ का मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन करना है। कंठ के पीछे श्वास नली उपस्थित जिसमें सी आकार के उपास्थि के बने वलय यानी कि छल्ले उपस्थित जिनका कार्य, इन छल्लों का क्या महत्व है, जिनका कार्य वायु न होने पर
श्वास नली को पिचकने से रोकना है। यदि ये ना हो तो बच्चों, अगर वायु ना हो तो श्वास नली जो है वो पिचक जाती, चिपक जाती है इस प्रकार से। वायुकंठ और श्वास नली ले रहे हैं हम। वायुकंठ ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। वायुकंठ का मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन करना है। वायुकंठ के पीछे की ओर श्वास नली उपस्थित होती है, जिसमें कि सी आकार के उपास्थि के बने हुए छल्ले पाए जाते हैं। इन छल्लों का कार्य वायु न होने की स्थिति में श्वास नली को पिचकने से रोकना है। अब उम्मीद है आप लोगों का नहीं छूटेगा। हम थोड़ा सा कुछ धीमे गति से ले रहे हैं ताकि आप में से जो बच्चे लिख नहीं पाते हैं, पूरा लेखन गति धीमी है जिनकी, वो भी लिख सकें। श्वास नली के बाद हम करेंगे श्वसनी तथा श्वसनिकाएं। जैसा कि हमने आपको बताया बच्चों, ये हमारी श्वास नली है और इसमें ये सी आकार के बने हुए क्या हैं, उपास्थि के बने हुए छल्ले। तो ये है हमारी श्वास नली। जब ये श्वास नली इस प्रकार से बच्चों फेफड़ों में प्रवेश करती है तो यहाँ ये नली दो भागों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से ये श्वास नली जो है दो भागों में विभाजित हो गई। इसे हम कह रहे हैं श्वसनी। अब ये जो श्वसनी है ये आगे फिर से पतली पतली नलिकाओं के अंदर विभाजित होती है और इन पतली पतली नलिकाओं को हम क्या कह रहे हैं, श्वसनिकाएं। जिनका की अंतिम सिरा इस प्रकार से फूला हुआ होता है, जिसे हम कूपिका या वायुकोश कह रहे हैं। और ये हैं हमारे फेफड़े। इन्हीं कूपिकाओं में ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होगा रुधिर से। ये समझ लें आप, श्वास नली दो भागों में बट गई। वक्षीय गुहिका में आकर फेफड़ों में जाते समय श्वसनी, और श्वसनी फिर से श्वसनिकाओं पतली पतली नलिकाओं में बटी है जिसे श्वसनिका, और इनका अंतिम सिरा कुछ फूली हुई गोल संरचना है जिसे हम कूपिका कहते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था है, स्पष्ट रूप से आपको समझाने के लिए। अब समय है बच्चों छोटे से ब्रेक का। लौटते हैं ब्रेक के बाद।
श्वसनी और श्वसनिकाएं। चित्र के माध्यम से अभी हमने आपको बताया, श्वास नली वक्ष गुहा में जाकर दो भागों में बढ़ती है, जिन्हें हम श्वसनी कहते हैं। ये श्वसनी फिर आगे पतली नलिकाओं में विभक्त हो जाती हैं। इन नलिकाओं को हम श्वसनिका कहते हैं और इन श्वसनिका का अंतिम सिरा किसमें खुलता है? कूपिका या वायुकोश में खुलता है, जहां से ऑक्सीजन को पूरे शरीर को पहुंचाने का कार्य किया जाता है। उसके बाद बच्चों बात करेंगे हम फुफ्फुस यानी कि फेफड़ों की। वक्ष गुहा में एक जोड़ी स्पंजी व गुलाबी रंग के फेफड़े या फुफ्फुस, एक ही बात है, उपस्थित। अब ये फुफ्फुस वक्ष गुहा में जिस गुहिका में उपस्थित हैं उसे हम फुफ्फुस गुहा कहते हैं। फुफ्फुसीय गुहा में एक आवरण भी इन पर चढ़ा रहता है, फुफ्फुस आवरण। फुफ्फुसीय गुहा में फुफ्फुस आवरण से घिरे हुए होते हैं। और एक बात और बताई थी हमने आपको, दायां फेफड़ा कुछ लंबा होता है। वक्ष गुहा में एक जोड़ी स्पंजी गुलाबी रंग के फेफड़े पाए जाते हैं, जो कि फुफ्फुसीय गुहा में फुफ्फुस आवरण से घिरे रहते हैं। दायां फेफड़ा कुछ लंबा होता है। आगे एक इम्पॉर्टेंट अंग और बताया था हमने आपको, डायफ्राम, जिसकी श्वसन क्रिया में विशेष भूमिका है, तो उसकी भी बात करनी है हमें। डायफ्राम वक्षीय गुहिका का जो निचला फर्श होता है, वक्षीय गुहा का निचला फर्श एक गुंबदाकार पतले पट्टे से बंद रहता है। इस पट्टे को हम क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। वक्षीय गुहा का निचला फर्श एक गुंबदाकार पतले पट्टे द्वारा बंद रहता है, इसे डायफ्राम कहते हैं।
अब बात आती है बच्चों, आखिर श्वसन क्रिया संपादित कैसे होती है। इस श्वसन क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में विभक्त। सबसे पहली जो क्रिया का भाग है वो है निश्वसन। निश्वसन का मतलब है वायु को अंदर लेना, और दूसरी क्रिया है हमारी उच्छ्वसन। यानी सांस को बाहर छोड़ना। तो अंदर लेना सांस को और सांस को बाहर छोड़ना। अब जब बच्चों सांस अंदर ली जाती है तो ऑक्सीजन गैस शरीर के अंदर प्रवेश करती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ा जाता है। अब ये काम होता कैसे है, थोड़ा सा समझिए। हमारी पुस्तक के अंदर केवल ये दो नाम दिए हुए हैं आपको, निश्वसन और उच्छ्वसन। अब देखिए होता क्या है बच्चों, जब पसलियां जो हैं वो पसलियां थोड़ी सी ऊपर उठेंगी, इस प्रकार, ये आप देख रहे हैं, इस प्रकार से पसलियां थोड़ी नीचे से उठ जाती हैं। अब ये जो पसलियां ऊपर की तरफ उठती हैं और नीचे हमने आपको बताया है डायफ्राम होता है जो गुंबदाकार आकार में है, इस प्रकार से गुंबदाकार आकार में है। अब ये डायफ्राम जो है, पसलियां तो ऊपर उठ गई और डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ हो गया, यानी चपटा हो गया। आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, पसलियां ऊपर उठी हुई और डायफ्राम चपटा। तो हमें देख रहा है कि ये जो खाली स्थान है, ये काफी सारा खाली स्थान है। इस प्रकार वक्ष गुहा का आयतन काफी अधिक हो जाता है और बाहर से वायु को अंदर फेफड़ों में खींच लिया जाता है। तो ये क्रिया होती है निश्वसन के दौरान। आप थोड़ा सा नोट कर लें बच्चों, पसलियां ऊपर उठती हैं तथा डायफ्राम चपटा होने से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है तथा फेफड़ों में वायु भर ली जाती है, यानी अंदर प्रवेश वायु का हो गया है। तो ये क्रिया कहलाती है निश्वसन। पसलियां ऊपर उठती हैं और डायफ्राम चपटा हो जाता है, गुंबदाकार से चपटा हो जाता है, जिससे कि वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है, ज्यादा जगह हो जाती है और फेफड़ों में वायु भर ली जाती है। इसकी उल्टी क्रिया होगी बच्चों उच्छ्वसन में। जब सांस को बाहर छोड़ा जाना है तो जो चीज पहले थी बिल्कुल उसी क्रम में आ जाएगी। पसलियां जो ऊपर उठी हैं वापस नीचे आ जाती हैं। तो हम लिखेंगे पसलियां नीचे आती हैं तथा डायफ्राम क्या करेगा, जो चपटा हुआ था वो वापस से अपने गुंबदाकार में चला जाएगा तथा डायफ्राम गुंबदाकार हो जाता है और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने के बजाय अब क्या होगा, कम हो जाता है। वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाने से वायु बाहर निकाल दी जाती है। तो ये क्रियाएं होती हैं बच्चों सांस अंदर लेते समय और सांस को बाहर छोड़ते समय, दोनों को सम्मिलित रूप से हम श्वसन क्रिया कहते हैं। इस प्रकार श्वसन क्रिया दो भागों में बांट करके अध्ययन की जाती है, निश्वसन और उच्छ्वसन।
सांस अंदर ले ली गई है, सांस को यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर छोड़ दिया गया है, लेकिन बच्चों जो ऑक्सीजन फेफड़ों में आई है उसे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक भी पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। और इस कार्य में जो मदद करता है वो करता है एक श्वसन वर्णक। तो मनुष्य के शरीर में एक श्वसन वर्णक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो कि कहाँ उपस्थित है, जो कि लाल रुधिर कोशिकाओं में या लाल रुधिर कणिकाओं में, जिसे संक्षेप में RBC कहते हैं, उपस्थित रहता है। लाल रुधिर कणिकाओं में ये श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस हीमोग्लोबिन की प्रवृत्ति ऐसी है बच्चों की इसकी ऑक्सीजन से बंधुता यानी कि ऑक्सीजन से इसका स्नेह अधिक होने के कारण यह ऑक्सीजन से जुड़कर पूरे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है, यानी ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है जो मनुष्य के शरीर में लाल रुधिर कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑक्सीजन से इसकी बंधुता या स्नेह अधिक होने के कारण यह ऑक्सीजन के साथ बंधित हो जाता है, बंध बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। इतनी बात हो जाती है बच्चों श्वसन की। आगे थोड़ी सी शुरुआत करते हैं हम परिसंचरण की। आप नोट कर लें फटाफट। श्वसन के आगे अगली क्रिया हम पढ़ रहे हैं बच्चों परिसंचरण। हमारे शरीर में जो भी हम भोज्य पदार्थ खाते हैं उसमें जो पोषक तत्व हैं उनका शरीर की एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक यानी पूरे शरीर को पहुंचना नितांत आवश्यक है। इसी प्रकार जल का पूरे शरीर में पहुंचना आवश्यक है, और ऐसे ही प्रत्येक कोशिका में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको भी शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आवश्यक है। तो इस प्रकार बच्चों पोषक पदार्थ जल और उत्सर्जी पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाने की क्रिया को परिसंचरण कहते हैं। परिभाषा हम क्या लिखेंगे? पोषक पदार्थों जल तथा अपशिष्ट पदार्थों का शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्रिया परिसंचरण कहलाती है, और इस क्रिया से संबंधित तंत्र को तथा संबंधित तंत्र को
परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे पाचन से संबंधित तंत्र पाचन तंत्र, श्वसन से संबंधित तंत्र हमारा श्वसन, उसी प्रकार परिसंचरण से संबंधित तंत्र को हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिभाषा आप नोट कर लें बच्चों। पोषक पदार्थों, जल और अपशिष्ट पदार्थों का शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की क्रिया परिसंचरण कहलाती है और संबंधित तंत्र परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अगली क्लास में बच्चों बात हम करते हैं कि ये परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है। थोड़े सरल जीवों में